हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज मैं आपको मतलब कुछ करवा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग पहले का वीडियो देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या वायु में स्थित दो इलेक्ट्रॉन्स के मध्य बल का मान एक इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मध्य दूरी की गणना कीजिए। बच्चों यहाँ क्या कहा गया है कि दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दोनों को ही वायु में रखा गया है। और वायु में जब रखते हैं तब उनके बीच जो लगने वाला बल है ना, उनका मान उनके भार का 0.5 गुना है। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी की गणना कीजिए। चलो बच्चों, इसको देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है और बच्चों ये एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ओके, दोनों एक दूसरे से मान लेते कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों, r दूरी पर। बच्चों आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, है ना भाई। आप जानते हो क्यूई का जो मान है, क्यूई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भाई 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अब भाई आगे क्या करना है कि आप मुझे बताओ कि यदि इन दोनों पे चार्ज दिया गया, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो भाई इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो बल कितना हो जाएगा। तो भाई इनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर QE अपॉन कितना भाई r स्क्वायर। बच्चों अब देखो F बराबर हो जाएगा K, तो हम लिख सकते हैं बच्चों 9 गुना 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पर बच्चों चार्ज होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुना, इसका क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, और बट्टे में कितना r स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्टेंस को r मान के इनके बीच मैंने फोर्स का एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया, इनके बीच लगने वाले बल का मैंने मान निकाल लिया। अब भाई आप ध्यान से देखो, कहा गया है कि इनके बीच जो बल का मान है ना, वो इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है। आप इसको किसके इक्वल करोगे, तो भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये जो है ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ध्यान से देखना, कहता है कि बल का मान मतलब ये कि 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर बट्टे में कितना बच्चों r स्क्वायर, ये बराबर है एक इलेक्ट्रॉन के भार के 0.5 गुना के। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का भार निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को आप क्या करोगे, स्मॉल g से गुना करोगे, और इसके भी 0.5 गुना के बराबर है, तो मैंने बच्चों 0.5 से इसको गुना कर दिया। अब ध्यान से देखो भाई, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1.6 का बच्चों स्क्वायर करोगे तो आपको आ जाएगा 2.56 गुना। बच्चों यहाँ देखो, यदि आप यहाँ पर है 10 पे पावर 9 गुना बच्चों यहाँ हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 38, ओके, अपॉन r स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते होता है 9.1 गुना 10 पे पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई स्मॉल जी का मान बच्चों होता है कितना 9.8 गुना 0.5, है ना। अब ध्यान से देखो, आपको वास्तव में निकालना किसका मान है बच्चों, r का। r स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो पहले मैंने लिख दिया r स्क्वायर, तो ये सभी किस में आ जाएगा भाई साहब, अपॉन में, बट्टे में, तो ये हो जाएगा कितना 9 गुना 2.56 गुना 10 पे पावर, यहाँ बच्चे हो जाएगा माइनस में कितना 29 अपॉन, इसको इधर लाओ, ये जगह 9.1 गुना 9.8 गुना 0 पॉइंट कितना बच्चों 5, है ना, और गुना में 10 पे पावर माइनस 31, है ना भाई। अब ध्यान से देखो, यदि अब इसको सॉल्व करते हो तो ये दोनों लगभग लगभग क्या हो गया भाई, एक बार में 9.1 और 9 को लगभग लगभग चूंकि बराबर है तो मैंने काट दिया, है ना। अब आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो, तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा आपका 2.56 गुना 10 के पावर माइनस 29 गुना 10 के पावर, ये देखो भाई माइनस 31 नीचे में, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस 31, है ना, अपॉन। अब देखो बच्चों, ये इन दोनों को गुना करो तो ये हो जाएगा कितना 5 अट्ठे 40 का 0 4 5 नंबर 45 का 49, है ना भाई 4.90, ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। अब यदि बच्चों यहाँ से देखो, ये दोनों दशमलव क्या हो गया कैंसिल, तो अब बच्चों देखो एक बात बताओ कि ये हो गया कितना, यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई, यहाँ देखो r स्क्वायर का मान आपका आ गया, ऊपर में कितना आ गया बच्चों 256 गुना 10 की पावर कितना 29 और 2 31, 2 बट्टे में कितना आ गया बच्चों 490, बच्चों एक जीरो से जीरो यहाँ कट जाएगा। अब यदि r का मान निकालना है तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 256 गुना 10 बट्टे में कितना भाई साहब 49, तो बच्चों r का मान आ जाएगा आपका 256 का स्क्वायर 16 बट्टे में
गुना बच्चों 10 का स्क्वायर रूट लगभग लगभग कितना होता है 3.1। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 7 गुना 14 2 16, 7 गुना 14 लगभग लगभग 2.2 और ये हो जाएगा भाई साहब कितना 31 गुना 62 का 31 गुना 62 और 60 लगभग लगभग 6.82 मीटर इसका आंसर आ गया। तो भाई साहब देखो कुछ नहीं किए हैं, आपको जो प्रश्न में दिया गया था वही करना है। कहा गया कि वायु में स्थित 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच जो बल का मान है ना वो इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है। आप जानते हो कि इन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के बीच यदि बल का मान निकालना है तो कूलॉम का नियम लगाते हैं। तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, यदि इनके बीच का डिस्टेंस r मान लेंगे, r बराबर k मतलब पहला चार्ज, q का मतलब दूसरा चार्ज फिर से बटे r², k का मान 9 गुना 10 की पावर 9 गुना q का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है भाई 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुना इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन ही है। और बच्चों r यहाँ डिस्टेंस है तो r का स्क्वायर। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया गया था इसीलिए मैंने क्या किया भाई साहब, मैंने इसको बराबर कर दिया किसके, इलेक्ट्रॉन के भार के 0.5 गुना के। और बच्चों इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज का भार निकालना है तो W बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है m × c, है ना भाई, वही मैंने फॉर्मूला यूज किया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुना स्मॉल g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। अब बच्चों यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो r का मान आपका कितना आ जाएगा 6.82 मीटर आंसर, है ना भाई। क्वेश्चन है प्लस q इकाई के 2 आवेश एक रेखा पर स्थित है, ठीक है। तीसरे आवेश स्मॉल q को इनके मध्य रखा जाता है, किस स्थिति में स्मॉल q के किस मान के लिए निकाय साम्यावस्था में होगी। बच्चों सबसे पहले कहा जाता है कि 2 आवेश हैं, दोनों ही प्लस कैपिटल Q है, दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों का ही मैग्नीट्यूड प्लस कैपिटल Q दिया गया है। फिर कहा जाता है कि स्मॉल q चार्ज है, उनको हम कहाँ रखें कि पूरा जो निकाय है ना, पूरा सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में हो, वो साम्यावस्था में हो। ऐसे प्रश्न को करने के लिए भाई आप इजिली कूलॉम का नियम अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2 चार्जेस है भाई, यहाँ मान लेते हैं एक चार्ज है और भाई एक दूसरा चार्ज यहाँ पर है, इसका भी मैग्नीट्यूड प्लस कैपिटल Q और इसका भी मैग्नीट्यूड प्लस कैपिटल Q। कहा जाता है किस स्थिति में, तो पहला दिया गया किस स्थिति में पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, पूरा निकाय साम्यावस्था में होगा। भाई आप ये जानते हो कि ये तभी पॉसिबल है जब प्रत्येक आवेश पर लगने वाले प्रभावी बल का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। और बच्चों यदि हम स्मॉल q को इनके मध्य कहीं भी रख दें, भाई मान लो कि यहाँ रखते हैं, तो आप जानते हो कि चूंकि ये स्मॉल q इस a वाले पॉइंट से ज्यादा दूर है तो ये इस पे कम फोर्स लगाएगा, और b वाले पॉइंट के नजदीक है तो ये इस पे ज्यादा बल लगेगा। कभी भी स्मॉल q पर लगने वाला प्रभावी बल का मान 0 नहीं होगा। ये तभी होगा जब स्मॉल q एकदम से कहाँ हो, इसके मिड में हो, एकदम से इसके कहाँ हो, बीच में हो, है ना। तो भाई साहब इसलिए स्मॉल q को कहाँ होना जरूरी है, एकदम से इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में। अब यदि देखो अगर ये एकदम से बीच में हो तो इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल का मान समान होगा, और बच्चों दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, जिसके कारण इस पे लगने वाले बल का प्रभावी मान 0 हो जाएगा। अब दूसरी बात, दूसरा कहता है तथा क्योंकि किस मान के लिए निकाय साम्यावस्था में होगी। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को फिलहाल मैंने कितना मान लिया a, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी मैंने कितना मान लिया बच्चों a। अब आप बताओ कि भाई प्लस q पर एक बल ये स्मॉल q लगाएगा, मान लेते ये कौन सी चार्ज है भाई, प्लस चार्ज, तो ये इस पे विकर्षण बल लगाएगा बाहर की तरफ, है ना। दूसरी बात ये कैपिटल Q भी तो इस पे बल लगाएगा ना, अरे भाई हाँ है ना, ये बल लगाएगा भाई किस डायरेक्शन में। अब एक बात बताओ कि अगर ये इस डायरेक्शन में बल लगाए और ये भी उसी डायरेक्शन में बल लगाए तो भी कभी भी इस पे प्रभावी बल का मान 0 नहीं होगा। ये तभी होगा जब बच्चों इस स्मॉल q को हम क्या चीज में लेंगे, स्मॉल q को बच्चों हम लेंगे निगेटिव में, है कि नहीं। अब बच्चों देखो इसको मैंने ले लिया किस में, निगेटिव में, तो भाई साहब इसका मतलब ये है कि अब स्मॉल q क्या करेगा, चूंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस पे आकर्षण बल लगाएगा, इसके कारण इस पे लगने वाले बल और इस प्लस q के कारण इस पे लगने वाला विकर्षण बल का मान कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इस प्लस q पर लगने वाला प्रभावी बल का मान 0 होगा, है कि नहीं। तो बच्चों आप एक बात बताओ, इस स्मॉल q के कारण इस पे लगने वाला बल का मान देखो कितना हो जाएगा, स्मॉल k q1 की जगह स्मॉल q लिखेंगे और q2 की जगह कितना लिखेंगे बच्चों, कैपिटल Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों a,
ए स्क्वायर। ये और बच्चों मैंने क्या कहा, इनके द्वारा जो इस पे लगने वाला बल है, इन दोनों बल का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बच्चों यदि आप इस कैपिटल क्यू के कारण इस पे लगने वाला बल निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस ए 2a, है ना। तो भाई यहाँ हो जाएगा कि Q1 की जगह कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों कितना है, 2a का होल स्क्वायर। अब भाई साहब देखो यहाँ से स्मॉल के से स्मॉल के, एक Q से एक Q क्या हो गया, कैंसिल। अब बच्चों देखो यहाँ बच गया Q अपॉन में कितना बच्चों, a स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन में कितना बच्चों, 4a स्क्वायर। अब बच्चों देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। वास्तव में हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको निकालना है किसका मान, Q का मान, है ना। तो बच्चों यहाँ से देखो Q का वैल्यू कितना आ गया, Q अपॉन 4। और बच्चों Q जो था वो मैंने किस में लिया था, माइनस में। तो माइनस Q इज इक्वल टू हम कह सकते हैं Q अपॉन 4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4। और बच्चों इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा था और इसमें हमको प्रूफ भी करना था कि स्मॉल q बराबर प्रूफ करो कि माइनस Q अपॉन 4 होता है ना भाई। तो ये था इजी तरीका, इजी मेथड इसको सॉल्व करने का। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों 4q को x दूरी से पृथक किया जाता है। कितना दूरी से पृथक किया जाता है, x दूरी से पृथक किया जाता है। साम्य की स्थिति प्राप्त करने के लिए तीसरे बिंदु आवेश स्मॉल q को कहाँ रखना चाहिए। बच्चों क्या कहा गया प्रश्न में कि दो स्थिर बिंदु आवेशों हैं। अच्छा एक चीज यहाँ मिसिंग है, यहाँ 4q एंड 2q दो आवेश की बात कर रहा है ना, तो एक q यहाँ एक आवेश नहीं दिया गया था, एक आवेश 2q है, आप अपने सीट में भी सही कर लीजिएगा। कहा गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों 4q एवं 2q को x दूरी से पृथक किया गया है। साम्य की स्थिति प्राप्त करने के लिए तीसरे बिंदु आवेश q को कहाँ रखना चाहिए। ये भी भाई सेम टाइप का क्वेश्चन है। मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर बच्चों एक दूसरा चार्ज, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो आपको कितना 4q दिया है और यहाँ का जो मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है बच्चों 2q। अब कह रहा है यदि साम्य की स्थिति प्राप्त करना हो, भाई हमेशा ध्यान रखो जब भी ये क्वेश्चन में दिया गया हो साम्य की स्थिति, हमेशा ध्यान रखना इस स्थिति में प्रत्येक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान शून्य होता है, होना चाहिए। तो भाई आप ही बताओ, मान लो कि इस स्मॉल q को हम ना इस स्थिति में यहाँ पर रखते हैं और इस पर लगने वाले प्रभावी बल का मान कितना है, शून्य है। और बच्चों यहाँ दिया गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x दूरी है। अब बच्चों यदि ये दूरी x है और ये भी मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों a, तो आप ही बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस a। ओके अब ये दिया गया है कि इस पर नेट बल कितना है भाई साहब, 0। आप देखो इसका मतलब इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो भाई हम लिख सकते हैं कि इसके कारण लगने वाला पहले बल निकालते हैं, तो Q1 की जगह कितना लिखेंगे बच्चों 4q इंटू Q2 की जगह कितना लिखेंगे स्मॉल q अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों a। और ये प्रभावी बल का मान शून्य तभी होगा जब दोनों इस पे सेम बल लगाएगा, समान परिमाण का बल लगाएगा और विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो भाई इसका मतलब है कि परिमाण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके कारण इस पे लगने वाला बल जो होगा ना भाई वो कितना हो जाएगा आपका स्मॉल k 2q इंटू स्मॉल q अपॉन यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना x माइनस a का होल स्क्वायर। अब भाई देखो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो भाई साहब ये हो गया 2 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ आप ऐसे तो कर सकते हो ना, इसको आप पूरे पे होल स्क्वायर दे सकते हो, कहो हाँ या ना। अब एक बात बताओ कि इस होल स्क्वायर को यदि इधर लाओगे तो ये सारा का सारा किसमें आ जाएगा, रूट में। ये जाएगा बच्चों √2 और a स्क्वायर का अगर रूट निकालोगे तो केवल निकलेगा a, और यहाँ आ गया बच्चों 1 अपॉन x माइनस a। अब यहाँ देखो भाई ध्यान से सुनो, तो भाई साहब ये कितना हो गया, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा भाई साहब a इज इक्वल टू √2x माइनस √2 इंटू a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इंटू 1 a हुआ, √2 इंटू x √2x √2 इंटू a। ओके अब देखो यदि आप बच्चों a को इधर लाओगे a वाले टर्म को तो ये प्लस में आ जाएगा, √2 इंटू a इज इक्वल टू इधर कितना हो गया भाई साहब √2 इंटू x, है ना। यहाँ से यदि कॉमन लोगे आ जाएगा बच्चों 1 प्लस में √2
इज इक्वल टू रूट 2 इंटू में कितना बच्चों x। वास्तव में हमको यहाँ a का मान निकालना है किस स्थिति के लिए, है ना। तो बच्चों ये उधर चले जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों रूट 2 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों a का मान ये आ गया, इसका क्या मतलब है कि 4q से इतनी दूरी पर यदि आप रखते हो स्मॉल q को, तब ये पूरा सिस्टम जो होगा ना वो साम्य अवस्था में होगा। और याद रखना भाई, साम्य अवस्था का मतलब होता है कि प्रत्येक आवेश पर लगने वाले प्रभावी बल का मान 0 है ना। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, किसी सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले या जोड़े जाएं या गए होंगे जिससे इस पर इतना चार्ज प्राप्त हो। भाई मैंने आपको एक तरीका पहले के वीडियो में बताया था, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो और चार्ज का मान दिया गया हो ना, तो आप हमेशा एक चीज याद रखो, यदि किसी वस्तु में 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना हो ना, तो उस वस्तु से 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है बच्चों? 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन का। अब चूंकि आप जानते हो यदि किसी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश उत्पन्न करना हो तो उस वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होगा? 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो बच्चों हमको कितना आवेश उत्पन्न करना है? 1.0 गुना 10 पे पावर -6। तो बच्चों इसलिए n बराबर आप लिखोगे तो आप क्या करो, जितना भी आवेश दिया गया हो उसको इस डाटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई साहब आपका हो जाएगा 1.6 गुना 10 पे पावर -6 गुना 6.25 गुना 10 पे पावर कितना बच्चों? 18। नहीं, अब इनको गुना करो तो बच्चों ये सॉरी यहाँ 1.0 दिया है ना, यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब? 1.0 कितना हो जाएगा? 1.0। अब इनको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6.25 गुना 10 पे पावर 12 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ आंसर है। आप इसको क्वांटाइजेशन से भी बना सकते हो, वास्तव में ये डाटा भी मैंने वहीं से निकाला था, क्योंकि Q बराबर क्या होता है बच्चों? N ई प्लस माइनस में, तो यहाँ N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q अपॉन ई। बाकी से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने बच्चों आपको ना एकदम से शॉर्टकट तरीका बताया। ये क्वेश्चन, ये तरीका आप अप्लाई किया करो, बहुत जल्दी प्रश्न बन जाएगा। चलो भाई इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद क्या क्वेश्चन है? कांच की एक छड़ से इतना इलेक्ट्रॉन निकाले गए। अच्छा, इस बार आपको ना इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया जो हमको पिछले क्वेश्चन में आंसर निकला था। कांच पर पैदा हुए धनावेश का परिमाण कितना? भाई साहब ये तो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है ना। मतलब ये कि इस बार, पिछले बार हमको चार्ज का मान दिया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने कहा गया था। इस बार हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया और चार्ज का मान कह रहा है निकालने। तो आंसर तो हमको पता है कितना होगा। पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था, डाटा था क्वेश्चन का, वो इस बार का आंसर होगा 1.0 गुना 10 पे पावर -6 कूलम था। मे भी देख लेते हैं। चलो भाई इसको सॉल्व करते। इस बार हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n का मान दिया है 6.25 गुना 10 पे पावर 12। हमको बच्चों Q निकालना है, क्योंकि Q बराबर होता है n इंटू ई। क्या कहा जाता है? निकाले गए हैं। जब देखो भाई एक बात हमेशा याद रखना, यदि बच्चों किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो याद रखना उस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। और बच्चों यदि उस किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा, है कि नहीं? तो बच्चों इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है भाई? निकाला गया है। यदि निकालते हो तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस। अब देखो Q इज इक्वल टू n का मान कितना है भाई साहब? 6.25 गुना 10 पे पावर 12। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। नहीं, अब इन सबको गुना करो। 16 × 85 का 0 हासिल 8, 16 गुना 32 8, 40 का 0 हासिल 4, 16 से 96 4, 100। दशमलव कितना के बाद आएगा बच्चों? 2 और 1 3, 1 2 3, 10.0 है ना बच्चों। यहाँ दशमलव आएगा, मतलब लगभग ये 10 आ गया। गुना 10 पे पावर माइनस कितना आ गया भाई साहब? 7। तो बच्चों Q का मान कितना हो गया? 10 लिख सकते हो इसको, 10 गुना 10 पे पावर -7। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे, 10 पे पावर कुछ भी नहीं तो 1 गुना में पावर जुड़ता है, ये बच्चों आ गया 10 पे पावर -6। नहीं, इतनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो यदि आप रेगुलर रिवीजन करते हो। भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करते हो, यकीन मानो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा, है ना भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक वैद्युत उदासीन सिक्के में जिसका द्रव्यमान इतना ग्राम है, धनावेश एवं ऋणावेश की मात्रा समान है, यह मानने पर कि सिक्का शुद्ध कॉपर का बना है, उस पर कुल आवेश का परिमाण Q कितना है? ओके, कॉपर का मोलर द्रव्यमान 63.5 ग्राम पर मोल है। मोलर द्रव्यमान। ऐसा ऐसे प्रश्न में जब भी आपको कोई पदार्थ दिया गया हो, पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया हो, और यदि आपको कहा जाए कि उस पर मौजूद कुल आवेश का मान निकालो,
चाहे कुल धनावेश या चाहे कुल ऋणावेश। तो बच्चों ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप पहले एक चीज समझो कि भाई चार्ज होता किस पे है। चार्ज होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन पे। एक मिनट बच्चों, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे और बच्चों चार्ज होता है किस पे है, प्रोटॉन। कभी भी चार्ज न्यूट्रॉन पर नहीं होता है। और आपको पता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। यदि मैं कहूँ 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा तो आप इसी को क्या करोगे, 2 से गुना कर दोगे। यदि मैं कहूँ 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है तो आप इसी को क्या करोगे, 3 से गुना कर दोगे। मतलब ये कि जब भी आपको चार्ज निकालना है ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। यदि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाए तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि उस वस्तु के पास चार्ज कितना है। मतलब ये कि भाई इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको निकालना होगा कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कितना है। भाई क्वेश्चन में दिया गया हमको कि एक वैद्युत उदासीन सिक्के, वैद्युत उदासीन का मतलब है बच्चों कि इससे इलेक्ट्रॉन ना ही निकाले गए हैं और ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, है ना भाई साहब। कहा जाता है कि इसका द्रव्यमान दिया गया है और बच्चों द्रव्यमान कितना दिया गया है इसका, 3.0 ग्राम। ओके, धनावेश एवं ऋणावेश की मात्रा समान है। ओके, अब एक बात बताओ, सबसे पहले यदि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका परमाणु कितना है। भाई एक बात बताओ, कोई भी जो पदार्थ है वो तो परमाणुओं से मिलकर ही बना होता है और प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना होता है। सबसे पहले यदि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो आपको निकालना होगा कि भाई कुल कितने परमाणु हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे कॉपर दिया है तो भाई कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29। इसका मतलब है कि कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 परमाणु होगा तो 29 का डबल कर दो, 3 परमाणु होगा तो 29 का 3 गुना कर दो, 4 परमाणु है तो 29 का 4 गुना कर दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। मतलब हमको कुल परमाणु की संख्या निकालनी है पहले। अब बच्चों एक बात बताओ, कैसे निकालेंगे कुल परमाणु की संख्या। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर दिया गया है कॉपर का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 63.5 ग्राम पर मोल। बच्चों इसका मतलब है कि 1 मोल, ग्राम पर मोल का मतलब 1 मोल अगर मैं कॉपर लूं इसका द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 63 कितना ग्राम, 5 ग्राम बच्चों। और आप जानते हो 1 मोल में कितना परमाणु होता है, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 गुना 10⁻23। आप पढ़े हो ना डाटा, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं इसको। भाई 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। मतलब इतने परमाणुओं के समूह का द्रव्यमान जो होगा ना बच्चों वो कितना होता है, वो होता है 63.5 ग्राम। अब इसको उल्टा करो, 63.5 ग्राम पर ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.022 गुना 10⁻23। तो बच्चों एक बात बताओ, इसीलिए 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या निकालनी हो तो 6.022 गुना 10⁻23 को किससे भाग दे दो बच्चों, 63.5 से। लेकिन बच्चों आपको कितना ग्राम दिया गया है कॉपर, तो 3 ग्राम दिया गया है, तो 3 ग्राम में निकालना है ना भाई साहब। तो आप इसको क्या करो, 1 ग्राम में जितना परमाणु है इसको एटम्स लिख देते हैं, इसका मतलब परमाणुओं की संख्या। तो भाई 1 ग्राम में जितना परमाणु है यदि 3 ग्राम में निकालना है तो इसी पूरे डाटा को कितना से गुना करना होगा, 3 से। तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 63.5 गुना में बच्चों कितना, 3। नहीं तो भाई साहब इसको सॉल्व करते हैं, लगभग कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करने पर चलो देखते हैं डाटा कितना आता है भाई। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये दशमलव उड़ाओगे तो यहाँ लगभग कितना आ जाएगा आपका। या फिर एक काम करें, पहले इसको गुना, पहले इसको क्या करते भाई साहब, गुना नहीं, पहले इसको गुना करो। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका, 3 6 18.66 गुना 10⁻23 बट्टे 63.5। बच्चों ये लगभग मुझे आ रहा है कि दशमलव को जैसे उड़ाओगे तो ऊपर में एक 0 बढ़ेगा, फिर दशमलव उड़ाओगे तो नीचे में 3 0 बढ़ेगा। ओके, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 63 एक 0 इसमें आ जाएगा, एक 0 कट जाएगा। तो लगभग ये 3 बार में समथिंग 3 बार में कटेगा। तो बच्चों अप्रोक्सीमेशन में लिखते हैं कितना, 3 गुना 10⁻22। लगभग ये ऐसे ही होगा, एक 0 इसमें देंगे, इसको सॉल्यूशन करेगा, लगभग 3 गुना 10⁻22 निकल जाएगा। किसकी संख्या निकलेगी, ये परमाणुओं की संख्या निकली, कुल परमाणुओं की संख्या इतनी है। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं निकाला, 3 ग्राम कॉपर में कुल कितने परमाणु है तो वो अप्रोक्सीमेशन में मैंने निकाला 3 गुना 10⁻22। अब आप जानते हो कि एक परमाणु में हमको पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। यदि कॉपर का परमाणु संख्या 29 है इसका मतलब है कि इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन और 29 प्रोटॉन होगा।
तो बच्चों एक बात बताओ, नया पेज लेते हैं, है ना भाई साहब? तो सुनो, अब एक बात बताते हैं भाई साहब, कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 29 नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 29 गुना में कितना बच्चों? 29 गुना में 3 गुना 10 की पावर कितने? 22, इसीलिए चार्ज। क्योंकि हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मतलब आवेश के क्वांटमीकरण से बच्चों Q बराबर क्या होता है? N इंटू E, इसीलिए N का मतलब हो गया ये वाली संख्या। तो बच्चों ये कितना हो गया? 29 गुना 3 गुना E का मतलब कितना होता है? सॉरी यहाँ पहले लिखेंगे 10 की पावर 22 गुना बच्चों 1.6 गुना 10 की पावर -19, नहीं ये हो गया 29 या 87, या फिर इससे ऐसे कर लो 29 या 87 गुना 1.6 गुना में बच्चों ये आ जाएगा 9 19 3 22 10 में पावर 3। तो बच्चों ये क्यू हो गया, क्यू बराबर लगाओ 16 7 112 के 2 से 11 16 8 128 11 129, ओके एक अंक के बाद दशमलव 129.2 गुना 10 की पावर 3। बच्चों यहाँ से आप क्यू बराबर लिख सकते हो 1.29 लगभग गुना 10 की पावर 5 कूलम। बच्चों तो मैंने क्या कहा कि यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना और ध्यान से वीडियो को देखोगे, यकीन मानो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न दिए गए हो आप सबसे पहले निकालो कि कुल परमाणु की संख्या कितनी है। मैंने परमाणु संख्या की बात नहीं किया, मैंने कहा कुल परमाणु की संख्या कितनी है। तो बच्चों मैंने सबसे पहले कुल परमाणु की संख्या निकाला और उसके बाद मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, है ना भाई साहब? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? दो छोटे आवेशित गोलों पर इतना चार्ज है, आवेश है, इन्हें वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इनके मध्य लगने वाला कूलम्ब बल कितना होगा, है ना? बच्चों ध्यान से सुनना, आपको दिया गया है कि दो छोटे आवेशित गोलों पर चार्ज दिया गया है, एक इतना दूसरा इतना, ओके मतलब ये इसको मान लो Q1 का मान, इसको मान लो किसका मान बच्चों? Q2 का। इन्हें वायु में कितना दूरी पर रखा गया, मतलब बच्चों R का मान दिया गया सेंटीमीटर में, कितना? 30 सेंटीमीटर, है ना बच्चों? आप जानते हो जब भी इसको मीटर में बदलते किससे हम लोग गुना करते? 10 की पावर -2 से, नहीं इनके बीच बल का मान कर भाई सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे बनाओ F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों? R², नहीं इसको सॉल्व करो, आंसर जल्दी बताओ। K का मान हो जाएगा बच्चों कितना? 9 गुना 10 की पावर कितना? 9 गुना Q1 का मान कितना? 2.0 गुना 10 की पावर 7 गुना Q2 का मान कितना? 3.0 गुना 10 की पावर -7 अपॉन बच्चों डिस्टेंस कितना है? 30 गुना 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 9 गुना 18 की 54 गुना बच्चे हो जाएगा कितना? ये माइनस प्लस से कैंसिल 10 की पावर 9 बट्टे बच्चों ये 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 900 30 का स्क्वायर गुना 10 की पावर -4। तो बच्चों 9 से 1 सवार में और 9 6 के 54। तो बच्चों ये हो गया कितना? 6 गुना 10 की पावर 9 बट्टे में 10 की पावर -2। बच्चों 100 का आप 10 की पावर 2 लिख सकते हो ना, और 10 की पावर -4 और 10 की पावर 2 मतलब 10 की पावर -2। बच्चों हो गया 6 गुना 10 की पावर 9 गुना 10 की पावर ये -2 ऊपर जाएगा किस में जाएगा बच्चों? +2 में। तो बच्चे F का मान जो आ गया 6 गुना 10 की पावर 11। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आप ये क्वेश्चन आपका गलती नहीं होना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना भाई साहब? चलो आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है? मुक्त आकाश में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो प्रोटॉन्स के मध्य स्थिर वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको देखो। नहीं बच्चों आपका एक क्वेश्चन क्या है कि मुक्त आकाश में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो प्रोटॉन्स के मध्य स्थिर वैद्युत बल का मान ज्ञात करें। चलो बच्चों इसमें आपको क्या दिया गया है कि दूरी का मान दिया गया कितना? R का मान दिया गया बच्चों 20 सेंटीमीटर, और किनके बीच बल का मान निकालना है? प्रोटॉन्स पर कितना चार्ज होता है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, प्लस में होता है क्योंकि दोनों ही वो क्या कहते हैं? प्रोटॉन है। भाई F का मान, इसको सबसे पहले ना सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलोगे तो 20 गुना 10 की पावर कितना आ जाएगा? -2 मीटर। नहीं F का मान कितना आ जाएगा बच्चों? F का मान, F के लिए फॉर्मूला कितना आता है? F के लिए फॉर्मूला आता है F बराबर फॉर्मूला पर तो K Q1 इंटू Q2 अपॉन में कितना? R²। नहीं F का मान हो जाएगा, K का मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9 गुना Q1 और Q2 का मान सेम टू सेम, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दें। 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुना इतना ही रहेगा तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। A गुना A² B गुना B²। तो भाई चूंकि दोनों ही प्रोटॉन है ना, तो दोनों पर चार्ज तो सेम है, तो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया अपॉन डिस्टेंस कितना बच्चों? 20 गुना 10 की पावर -2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। नहीं अब देखो, अब भाई साहब आपका कितना हो गया? F ये हो जाएगा 9, ओके 1.6 का स्क्वायर होता है बच्चों 2.56 गुना 10 की पावर 9, ओके
ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 10 पे पावर हो जाएगा बच्चों कितना, -38, नहीं बट्टे यहाँ बच्चों देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 गुना 10 पे पावर हो जाएगा -4, नहीं। अब देखो f बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 से कितना बार में कटेगा, 100 बार में, 4 से 4 छक्के 24, 1 25, 4 चौके 16। अब बच्चों इसको गुना करो तो f 9 चौके 36 का 6 बैलेंस 3, 9 छक्के 54, 3 57, नहीं। तो बच्चों ये हो गया 5.76 गुना 10 पे पावर, ये हो गया बच्चों -29 गुना 10 पे पावर ये +4। अब बटे में बच्चों 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं, इससे 10 पे पावर 2 से 10 पे पावर 4 कट गया तो यहाँ 2 बचा। अब बच्चों देखो f बराबर आपका आ गया 5.76 गुना 10 पे पावर कितना -29 और +2 हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 27, नहीं। ये न्यूटन हो गया भाई। ये भी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन में दम नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अग्निमुक्त आकाश में 200 माइक्रोकूलम तथा 500 माइक्रोकूलम के दो आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल 5 GF है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहता है बच्चों, ज्ञात करने के लिए दोनों आवेशों के मध्य दूरी का मान ज्ञात करें, है ना भाई साहब। तो सुनो, अब एक बात बताते हैं, आपको सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए कि GF क्या है। भाई GF का मतलब होता है कि अगर कोई 1 ग्राम का वस्तु है ना, 1 ग्राम का वस्तु को अगर हम ऐसे ही खुले छोड़ दे तो पृथ्वी की तरफ वो 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण के अनुसार से नीचे गिरेगा। तो 1 ग्राम के वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, 1 GF कहते हैं। यहाँ GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, समझना। और बच्चों 1 GF का मतलब आप लोग बच्चों याद रखना हमेशा, 1 GF जो होता है ना वो 9.8 डाइन के बराबर होता है। हाँ भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं कि 1 GF कितने डाइन के बराबर होते हैं, ऐसा वैसी वैसी बात नहीं है। यहाँ GF का मतलब क्या समझना, अगर कोई 1 ग्राम का वस्तु है तो 1 ग्राम के वस्तु को पृथ्वी कितने त्वरण के साथ अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, कितना बल लगा रहा है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, 1 GF कहते हैं। और आप लोग जानते हो डाइन वास्तव में क्या है, बल का CGS मात्रक होता है कि नहीं। डाइन का मतलब वो गाँव वाली डाइन है ना। चलो एक बात मुझे बताओ, यहाँ बल का मान आपको 1 GF का मान कितना, तो भाई साहब हमको कितना GF दिया, 5 GF दिया। तो 5 GF निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डाइन में, है ना। तो ये बच्चों कितना आ गया, 5 × 40 का 0 से 4, 5 × 45 का 49.0 डाइन। अब एक बात बताओ भाई, हम लोग को वास्तव में यहाँ किस में निकालना है, ऐसा यूनिट में। आप जानते हो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और बच्चों 1 न्यूटन ना ये बराबर होता है 10 पे पावर -5 डाइन के, कितने डाइन के बच्चों, 10 पे पावर -5 डाइन। अब एक बात बताओ भाई साहब, इसको यदि आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है देन आप क्या करो, इसको उल्टा करो, 10 पे पावर, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी, मैंने उल्टा लिख दिया। वास्तव में मुझे क्या लिखना था, 1 न्यूटन बराबर होता है बच्चों 10 पे पावर 5 डाइन के, किसके बराबर बच्चों, 10 पे पावर 5 डाइन। तो यदि मैं कहूँ 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन, तो इसीलिए बच्चों 1 डाइन बराबर कितना हो जाएगा, तो बच्चों 1 डाइन को यदि न्यूटन में बदलोगे तो हो जाएगा 10 पे पावर -5 न्यूटन। कितना न्यूटन है बच्चों, 10 पे पावर -5 न्यूटन। अब इतना डाइन को यदि न्यूटन में बदलना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, 10 पे पावर -5 से, और ये किस में बदल जाएगा भाई साहब, न्यूटन में। पहले तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, अब ध्यान से देखो। अब आपको कहा गया है कि 2 आवेश है, एक आवेश का मान इतना दिया है बच्चों। माइक्रो को अगर बदलते हैं आप जानते हो कि किससे गुना करते हैं, 10 पे पावर -6 से। इसको भी अगर बदलना हो तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 500 गुना 10 पे पावर -6। मध्य बल का मान दिया है हमको, क्या चीज का मान करा निकालने, दूरी। तो भाई साहब फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 की जगह कितना लिखेंगे, 200 गुना 10 पे पावर -6 गुना बच्चों Q2 की जगह कितना लिखेंगे, 500 गुना 10 पे पावर -6 बट्टे दूरी को मान लेते हैं बच्चों कितना, r²। और बच्चों इसका मान 5 GF है, और 5 GF को मैंने किसके बराबर लिखा है बच्चों, न्यूटन में। 5 GF को मैंने लिखा 49 गुना 10 पे पावर कितना बच्चों, -5 न्यूटन, नहीं। अब यदि बच्चों यहाँ से आपको r² का मान निकालना हो तो इसको वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले, तो हो जाएगा कितना बच्चों, k का मान होता है कितना, 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना 200। इसको आप लिख सकते हो 5 गुना 10 पे पावर 2 और 2 4 और 1 5, या फिर 10 पे कितना 0 और दे सकते हो भाई, 2 और 2 4, 2 2 4, है ना भाई साहब। अब गुना, अब भाई साहब ये हो गया 10 पे पावर -6 और -6 कितना, -12, ओके। अब ये बच्चों इसको आप लिख सकते हो 49 गुना 10 पे पावर -5, नहीं
अब आप देखो क्या करोगे, आपको वास्तव में निकालना है किसका मान, आपको वास्तव में निकालना है r का मान, r स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, आप इसको लिखो 9 गुना 10 पे पावर, ये भाई -12 और +9 है तो ये कितना आ जाएगा -3 गुना 10 पे पावर 2 4 1 5 नहीं। और बच्चों ये 10 पे पावर -5 भी यदि ऊपर जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा +5 में नहीं। अब देखो ध्यान से, अब बच्चों मैंने क्या कहा, ये हो जाएगा कितना, सॉरी ये हो जाएगा 10 पे पावर कितना, ऊपर जाएगा तो +5 नहीं। अब भाई साहब यदि यहाँ हम करें तो यहाँ हो गया बस केवल और केवल कितना बच्चा 49, कुछ छूटा भी नहीं छूटा। अब आप क्या करो, अब इसको सॉल्व करो तो बच्चों यहाँ देखो r स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 9 बट्टे में कितना 49 गुना 10 पे पावर बच्चों 5 5 10 में से 3 चल जाएगा तो 7 नहीं। अब यदि बच्चों आप r का मान निकालते हो तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कितना 9 बट्टे 49 नहीं। अब एक काम करते हैं, ये वाली डाटा को अलग करते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना कि आप ये 9 बट्टे 49 है और यहाँ कितना हो गया बच्चों 10 की पावर 7। आप जानते हो कि जब भी इसका वर्गमूल निकालते हैं 3 का हो जाएगा, सॉरी 9 का हो जाएगा 3, 49 का कितना हो जाएगा 7 और गुना बच्चों इसका हो जाएगा 10 पे पावर कितना 7 का था 3 और गुना अंडर रूट में 10 रह जाए, अंडर रूट में कितना रह गया बच्चों 10। तो भाई साहब इसको यदि सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 3000 नहीं, 3 10 पे पावर 3 है तो 3000 अब गुना 3.1 बट्टे में कितना बच्चों 7, ये क्या चीज में आ जाएगा मीटर में। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैंने सही किया कि मैंने कहीं गलती किया भाई साहब, मैं चेक कर लूँ। 200 माइक्रोकूलम 500 2 4 1 5 10 पे पावर 5 ठीक है, और ये 10 पे पावर -5 है तो ये ऊपर जाएगा तो +5 ठीक है, मैंने सही किया होगा। लगभग आप लोग इसको चेक कर लेना, r का मान कितना होगा 3000 और इसको यदि गुना करके सॉल्व करोगे भाई ना तो आपका आ जाएगा कितना 3 21 लगभग इसको 3 मानो 3 का 9000 बट्टे में बच्चों कितना 7 नहीं, ये जगह 7 से सॉल्व कर लो, इतना लगभग मीटर में ठीक। चलो भाई ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए कि 1 जीएफ बराबर कितना होता है 9.8 डाइन होता है, इसको मैंने सबसे पहले न्यूटन में बदला फिर मैंने आज। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।